फ्रेंड्स, आज हम लोग भारतीय इतिहास का चैप्टर 5 मौर्य वंश और जो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। और ये सारे वही क्वेश्चन है जो यूपी ट्रिपल एससी के किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, जो आने वाले यूपी ट्रिपल एससी के सभी एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे। पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी भी था। क्या नाम था जिसका नाम देवनाम प्रिय प्रियदर्शी भी था? वो थे सम्राट अशोक। कौन थे? मौर्य सम्राट अशोक थे। अब यहाँ देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। अशोक को उसके अभिलेखों में देवनाम प्रिय प्रियदर्शी कहकर संबोधित किया गया है। भाब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो अभिलेखों में कहा गया देवनाम प्रियदर्शी, लेकिन कौन से अभिलेख में कहा गया है? भाब्रू अभिलेख में। कौन से अभिलेख में? भाब्रू अभिलेख में उसे प्रियदर्शी कहा गया है। उसके 4 अभिलेखों में उसका नाम अशोक मिलता है। ये अभिलेख मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उडेगोलम, ये जो 4 अभिलेख थे कौन कौन से? मास्की अभिलेख, गुर्जरा अभिलेख, नेतुर अभिलेख और उडेगोलम अभिलेख थे। इसमें से जो अशोक का नाम क्या मिलता है? अशोक मिलता है। लेकिन जो यहाँ पे भाब्रू अभिलेख था उसमें अशोक का नाम जो मिलता है वो मिलता है देवनाम प्रियदर्शी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 43 नंबर। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक थे। इंडिका के लेखक कौन थे? मेगास्थनीज। कौन थे? मेगास्थनीज। अब यहाँ देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। मौर्यकालीन भारत के विवरण वाली इंडिका के लेखक मेगास्थनीज थे। कौन थे? मेगास्थनीज थे। अब देखो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए। विदेशी यात्री, भारत में यात्रा का समय और रचनाएं। देखो जो मेगास्थनीज थे वो कब से कब आए भारत में रहे? वो थे 304 से 299 ईस्वी में। और किसके शासनकाल में आए थे? वो थे चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और जिनकी पुस्तक कौन थी? वो थी इंडिका। उसके बाद फाहियान जो था, फाहियान कब से कब रहा भारत में? 399 से 414 ईस्वी। और किसके शासनकाल में आया था? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। और इसने रचना जो थी वो कौन थी? फोक्यू की। उसके बाद ह्वेनसांग था, वो था कब से कब आया रहा भारत में? 630 से 643 ईस्वी। और किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसमें? हर्षवर्धन के शासनकाल में। और इसकी जो रचना है वो कौन सी है? सीयू की। इसकी रचना है सीयू की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी? जब कलिंग पर अशोक ने आक्रमण किया था उस समय जो कलिंग की राजधानी थी वो कौन थी? वो थी तोफली। क्या थी? तोफली। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। देखो यहाँ पे व्याख्या जो की गई है, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी तोफले थी। क्या थी राजधानी? तोफले थी। कलिंग विजय के पश्चात अशोक ने वहाँ 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। पहला जो था उत्तरी केंद्र जिसकी राजधानी तोफली थी, तथा जो दक्षिणी केंद्र था उसकी राजधानी क्या थी? जौगढ़ थी। और उसके बाद अगला पॉइंट दिया गया है, अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद अर्थात 9वें वर्ष 261 ईस्वी पूर्व कलिंग की विजय की। इसका उल्लेख उसके 13वें शिलालेख में मिलता है। देखो यहाँ से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे। अब देखो यहाँ से जैसे कि पहला क्वेश्चन हो गया कि जो कितने अशोक जो था उसने कलिंग जीतने के बाद उसको कितने पार्ट में डिवाइड किया? तो कितने में डिवाइड किया? 2 पार्ट में डिवाइड किया। उत्तरी केंद्र और कौन था? दक्षिणी केंद्र। उत्तरी केंद्र की राजधानी क्या थी? तोफली थी। और दक्षिणी केंद्र की राजधानी थी जौगढ़। और उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बनेगा कि अशोक ने अपने राज्याभिषेक से कितने दिन बाद कलिंग पर आक्रमण कर दिया था? राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद? तो क्या बताएंगे हम लोग? 8 वर्ष के बाद। राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर आक्रमण किया था अशोक ने। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलिंग का युद्ध कब लड़ा गया था? तो क्या बताएंगे हम लोग? 261 ईसा पूर्व। कब लड़ा गया था कलिंग का युद्ध? 261 ईसा पूर्व। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कलिंग का जो युद्ध था उसका उल्लेख कौन से अभिलेख में मिलता है? तो बताएंगे हम लोग इसका उल्लेख 13वें शिलालेख में मिलता है। किसमें? 13वें शिलालेख में मिलता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सारनाथ। क्या हो जाएगा? अब देखो यहाँ पे क्या फिल करेंगे, सारनाथ। अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष कहाँ पे था? सारनाथ में एक स्तंभ पर था। तो सिंह चतुर्मुख स्तंभ था वो कहाँ पे था? सारनाथ के एक स्तंभ पर था। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, देखो अशोक का सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष सारनाथ से लिया गया है। कहाँ लिया गया है? जो अशोक का जो चिन्ह हमारा है ना, जो राष्ट्रीय चिन्ह जो हमारा है अशोक का, वो कहाँ से लिया गया है? वो लिया गया है सारनाथ से। उसके बाद इस स्तंभ में 4 सिंह पीठ से पीठ फटाए खड़े हैं। कितने सिंह? 4 सिंह पीठ से पीठ फटाए खड़े हैं। इसे ही भारत सरकार ने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि जो हमारा राष्ट्रीय चिन्ह है अशोक, उसमें से कितने शेर हैं? तो क्या बताएंगे हम लोग? 4 सिंह हैं। कितने? 4 सिंह, जबकि उसमें दिखाई देते हैं 3 ही दिखाई देते हैं, तो इसमें 4 सिंह है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शहबाजगढ़ी। कौन सा? शहबाजगढ़ी जो शिलालेख था उसमें से ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं इसमें। शहबाजगढ़ी एक गांव व ऐतिहासिक स्थल है जो पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है शहबाजगढ़ी? पाकिस्तान के मर्दान जिले में स्थित है। यह स्थल 3री शताब्दी में सम्राट अशोक द्वारा स्थापित शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? अशोक द्वारा जो वहाँ पे शिलालेख बनाया गया था इसीलिए प्रसिद्ध है। इस शिलालेख में खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। कौन सी लिपि का? खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। 30 जनवरी 2004 में यूनेस्को द्वारा इस ऐतिहासिक स्थल को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 47 नंबर, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्तंभ। मौर्य कला का जो सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है वो है स्तंभ। उसके बाद देखो यहाँ पे जो व्याख्या की गई इसकी, मौर्य काल सर्वोत्तम प्रतिमान स्तंभ है। मौर्य कला का विकास भारत में मौर्य साम्राज्य के युग में 4ठी से 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ था। जो मौर्य साम्राज्य के युग में मौर्य कला का विकास कब हुआ? 4ठी से 2री शताब्दी ईस्वी पूर्व, 4ठी से 2री सदी ईसा पूर्व में हुआ। स्तंभों की यष्टि एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। कैसे बनाई गई है? स्तंभों की जो यष्टि है वो एक ही पत्थर को मतलब नक्काशी करके बनाई गई है। उसके बाद इन पर इतनी बढ़िया पॉलिश है कि वे आज भी शीशे की तरह चमकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 48 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कामरूप। कामरूप जो था अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, जबकि कश्मीर और गुर्जर और कर्नाटक क्या थे? अशोक के साम्राज्याधीन थे। अब यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं, व्याख्या की गई इसकी कि अशोक के साम्राज्य में अफगानिस्तान, हिंदुकुश, हिमालय क्षेत्र, ब्रह्मगिरी जो वर्तमान क्या है कर्नाटका है, उसके बाद कठियावाड़, गुर्जरा जो मध्य प्रदेश में आता है, उसके बाद कश्मीर व बंगाल की खाड़ी आदि शामिल थे, किंतु उसके साम्राज्य में कामरूप शामिल नहीं था। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, वृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो सांची स्तूप संबंधित है वो है मौर्य काल से। किससे संबंधित है? मौर्य काल से। कहाँ पे है? यह है मध्य प्रदेश में। कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। और देखो यहाँ पे जो व्याख्या की गई इसकी देखते हैं हम लोग। वृहद सांची स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? सम्राट अशोक ने। उसके बाद यह बौद्ध स्तूप के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। किसके लिए? बौद्ध स्तूप के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। उसके बाद सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ पे? सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का बना है। कैसा बना है? अर्धवृत्त कटोरे की आकृति का बना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अब अगला क्वेश्चन इसमें नहीं है, इसमें से बस इतने ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।